गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो हमारा चैप्टर चला है। इसमें कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर मतलब क्या है? विदाउट चेंजिंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। मतलब सपोज दैट ये हमारा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है ए। ये अगर हम इस वेक्टर को डिस्प्लेस करें तो उसको डिस्प्लेस ओनली पैरेलल करके, हम इसको यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे? इसको डिस्प्लेस करते चले जाएंगे पैरेलली, अगर यहाँ लिखना है, और उसकी लेंथ भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहना चाहिए। तो हम इस वेक्टर को क्या कह देंगे? फ्री वेक्टर, यानी इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ये हमारा कैसा वेक्टर कहलाएगा? फ्री वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को हम डिस्प्लेस करें पैरेलली और उसकी डायरेक्शन ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उस वेक्टर को हमको बोल देंगे फ्री वेक्टर। एक बार फिर, यदि कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? इसको पहले पैरेलल ही लेके जाएंगे और ये जो वेक्टर होगा हमारा क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर कहलाएगा। एक बार फिर, विदाउट चेंजिंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर। अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करें और ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो ये हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा फ्री वेक्टर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, आज हम जो बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी हमारे दो वेक्टर होंगे, उनको हम किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो लॉ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट, जिस तरह हम एडिशन करते हैं इसी तरह हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ स्केलर्स, यानी मल्टीप्लीकेशन किसी वेक्टर की किसी स्केलर के द्वारा। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, वहां हमने कंपोनेंट फॉर्म नहीं पढ़ी थी, वहां ओनली रिप्रेजेंटेशन किया था कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर, यानी कोई हमारे वेक्टर हैं उनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनेगा वो कैसे निकल के आता है? वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट। नाउ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। जो सेक्शन फॉर्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, अब सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इन वेक्टर अलजेब्रा में भी। तो ये सारी टॉपिक हमें डिस्कस करने, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर हमने ये ले लिया, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अब हम इसको एडिशन देखिए कैसे करें। हम पढ़ रहे हैं यार ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये हमारे दो वेक्टर हैं, तो ये हमारे फ्री वेक्टर, अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर बताया, तो इनको हमने क्या करा? पैरेलल रिप्लेस कर लिया और इस मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया है, डायरेक्शन भी हम इसकी हम कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। ये है हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। अब देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब दो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये किसी ट्रायंगल की दो साइड को के अलोंग है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी सम ऑफ टू वेक्टर जो होगा, रिप्रेजेंट बाय थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या है कि सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर हमारे दो वेक्टर है जो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है किसके? ट्रायंगल की, जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इनके थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा ट्रायंगल की, और जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर होगा। कैसे? कि इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ए बी इस फॉर्म में, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एज
two adjacent side of a triangle, then taken in order, then the resultant of two vectors, यानी sum of two vectors represented by third side in reverse order. मतलब अगर हमारा ये ए बी सी है, तो अगर हम देखें तो ए बी रिजल्टेड, ए बी और बी सी जो वेक्टर है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा ए सी आएगा. तो ये, अब आप कहोगे कि सर सी ए क्यों नहीं लिख सकते थे. अब देखिए, अगर हम सी ए बात करें, सी ए भैया पहले हम ऐसे गए फिर ऐसा है. अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा ए बी सी, अगर आप ऐसे करोगे ए बी प्लस बी सी और सी ए देखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के, आपके अकॉर्डिंग. और सी ए क्या होता है, ए सी का अपोजिट होता है, दिस माइनस ए सी. तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, यानी अगर वापस हम इसी पोजीशन पर आ जाएंगे घूम के, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो क्या जाएगा, 0. तो इसलिए जो इसका ट्राइंगल लॉ का जो रूल है वो ये है कि अगर दो वेक्टर किसी भी ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड के अलोंग है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स होगा, वो थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में. तो यही है हमारा ट्राइंगल लॉ. अब बात करें डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स की, बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग. डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, इसमें भी हम यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ. अब देखिए, ये हमारा ए वेक्टर, बिल्कुल सेम वही. अब इसी वेक्टर का अभी हमने बताया था कि ये बी वेक्टर है, और इसी का अगर हमें अपोजिट लेना हो तो ये आ जाएगा माइनस के बी वेक्टर, यानी निगेटिव वेक्टर में हमने बताया था. तो ये हमने इसी का किसी का ही ले लिया अपोजिट दिस, ये हो गया बी वेक्टर, यानी इसी का निगेटिव है. तो अब देखिए यहाँ, अब अगेन ये हमारा ए बी सी, अगेन दो वेक्टर जो है वो ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है. तो फिर अगेन अगर हम ट्राइंगल लो लगाएं, क्या लगेगा, यानी जो हमारा देखिए दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हमारे वेक्टर हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. तो क्या आएगा, ए प्लस ये हमारा निगेटिव वेक्टर दिस माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी वेक्टर. तो यही हमारे डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मत समझे कि डिफरेंस भी हमारा किसका लॉ का यूज करेगा, ट्राइंगल लॉ को. एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. अब देखते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. मतलब क्या है कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सपोज दैट ये हमारा बी वेक्टर और ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है. इसको हमें पैरेललोग्राम के साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा ए वेक्टर, इसको हम इस फॉर्म में लेंगे, और ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है. अब देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम ही बन गया, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. अब इसमें कहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स आएगा यार, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन सम ऑफ द वेक्टर विल रिप्रेजेंट, तो इनका सम जो होगा वो होगा रिप्रेजेंट बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट. मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और जो कि किससे पास होकर जाएगा, इन दोनों के कॉमन पॉइंट. दोनों कॉमन पॉइंट इज ए, तो ये होगा हमारा ए प्लस बी. देखिए एक बार फिर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
then sum of the vector will represented by diagonal of a parallelogram by passing through the common point। मतलब कि हमारे दो वेक्टर हैं और ये किसके एडिशन साइड के अलोंग है, ये हमारे पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग है, और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। वो ये डायगोनल है वो किससे पास होना चाहिए, कॉमन पॉइंट से। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब जरा अगर हम देखा, अभी हमने ट्राइंगल लॉ बताया था, ट्राइंगल लॉ अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी हमारा बी वेक्टर होगा। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो दो साइड्स के अलोंग हमारे क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग ये हमारे दो वेक्टर ए और बी, तो उनका जो सम होगा वो ट्राइंगल के तीसरे साइड्स का होगा जो इनके रिवर्स ऑर्डर होंगे। तो ये भी यही बनना ए बी, दिस ए प्लस बी। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी लिख सकते हैं ट्राइंगल लॉ इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ, दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये बी निगेटिव डायरेक्शन में, यानी तो क्या लिख देंगे ए प्लस माइनस बी, तो बी इस लॉ को फॉलो करेगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर हम ए के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, इधर ले लेंगे ए, तो क्या आ जाएगा बी प्लस माइनस ए, तो भी ये क्या जाएगा बी माइनस ए। यानी जो डिफरेंस है वो भी हमारा किसको, दोनों ही लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लॉ को। डिफरेंस दोनों लॉ कौन से, एक ट्राइंगल लॉ, दूसरा हमने अभी पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको हम इतना ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओनली हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन और दूसरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। किसी भी सम ऑफ एडिशन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज का बहुत ध्यान रखना होता है, तो इसलिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर लें और उनका सम करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए। बिल्कुल सही कि 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी होगा। दूसरा नंबर 2, फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या कहता है, एसोसिएटिव मतलब यह कहता है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं a प्लस बी प्लस सी, तो बस अगर हम ब्रैकेट चेंज कर दें a प्लस बी प्लस सी, ये साइड को, जैसे सपोज दैट हम रियल नंबर्स के लिए देखते थे 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो अगर हम देखें जाए 2 प्लस 3 प्लस 5 ऑल्सो 10। तो ये प्रॉपर्टी है। नंबर 3, ये प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई नहीं होती है, ओनली एडिशन में ही सेटिस्फाई होती है, डिफरेंस में नहीं होगी, इसलिए हमने ऊपर लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी। मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर कि ए वेक्टर है और उसमें हम एक ऐसा वेक्टर ऐड करें कि वही वेक्टर हमारा रिपीट हो जाए, तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 क्या है, वेक्टर आइडेंटिटी। 0 वेक्टर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो उसमें 0 ऐड करें तो वो हमारा वही वेक्टर रिपीट हो जाए, तो उस आइडेंटिटी को बोलते हैं हम क्या, वेक्टर आइडेंटिटी, यानी 0 इज वेक्टर आइडेंटिटी। नाउ फॉर इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर कि जैसे ए वेक्टर है और उसमें हम एक ऐसा वेक्टर ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, यानी आइडेंटिटी वेक्टर मिल जाए, तो भी क्या होगा माइनस है, वो सबको पता है। तो ये माइनस से क्या होगा, इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या होता है हमारा, अगर किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर में ऐड करने पे हमें 0 आ रहा है तो वो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे इनवर्स वेक्टर होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अब स्केलर हमने बताया कि इसके साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब सपोज दैट दिस ई वेक्टर, ठीक है, अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज क्या बना रहेगा, वेक्टर।
यानी अगर किसी भी स्केलर के मल्टीप्लाई हम वेक्टर से करते हैं तो ऑलवेज क्या बना रहता है, एक क्या बना रहेगा हमारा, वेक्टर ही बना रहेगा। जैसे कि सपोज दैट हमने लिख दिया 2a, तो क्या होगा, डायरेक्शन वही रहेगी बट क्या होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब ये समझे कि अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से, तो या तो उसकी मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डिपेंड करता है हम किस तरीके के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर पॉजिटिव स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी बस ओनली डायरेक्शन तो वही रहेगी, बस ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर हमने, ये हमारा ए वेक्टर है और अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, -2a। अब क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी और लेंथ भी चेंज होगी, बिल्कुल, क्योंकि -2a, माइनस लगने पे क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और लेंथ भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा वेक्टर ही बना रहेगा, या तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर लेंथ वही रहेगी, लेंथ वही भी रह सकती है और डायरेक्शन भी वही रह सकती है। जैसे सपोज दैट ए है और अगर हम इसको 1a लिखें तो यही वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही। तो इसका मतलब क्या है, डिपेंड करता है वो स्केलर कैसा है, उसकी निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वो हमारा डिपेंड करता है स्केलर्स के ऊपर। तो हम यहाँ से एक चीज समझे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिल रहा है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम सबसे पहले बता दें कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है। देखिए ये हमने लिया y z और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। हमने जो लेंगे ये हमारा ओरिजिन, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं आई कैप। इसी तरह 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ तक ये होगा जे कैप, 1 2 3 ये होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा के कैप। तो ये आई जे के क्या है, आई कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y axis. Now k cap unit vector in the direction of z axis। मतलब ये क्या है कि आई जे के कैप जो है, ये आई क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने क्या बताया था कि जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसलिए इनकी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट, इसलिए हम इनको यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। देखिए ये हमने ले लिया z, y and this x, ये हमने ले लिया। तो ये हमने P पॉइंट ले लिया और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने ले लिए x y z, और ये A B C, O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी x यूनिट है। यहाँ से लेके B तक की जो ये हमारा B होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी z यूनिट है।
तो हमारा जो होगा ऑन एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा एक्स आई, इधर हमारा होगा वाई जे कैप एक्स, और दूसरा अलोंग जेड एक्सिस जो कंपोनेंट होगा ये हमारा जेड के कैप। तो अगर हम देखा जाए तो हमने ओपी का जो वेक्टर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, वो लिखा था हमने आर से। वहां हमने इसको ओनली लिखना सीखा था, कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा था। अब देखिए एक्स आई इन द डायरेक्शन, ये एक्स का क्या है, एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, component of position vector in the direction of x axis। xi क्या हमारा component of position vector in the direction of x axis, yj component of position vector in the direction of y axis। z के क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर in the direction of z axis। तो देखिए इसको लिखेंगे, ये तो हुआ इनका रिप्रेजेंटेशन। तो r किसके इक्वल होगा, r वेक्टर, ये कंपोनेंट है, तो अगर हम कंपोनेंट को जोड़ के एक वेक्टर बनेगा तो वो आएगा हमारा एक्स आई वाई जे और साथ में जेड के। तो किसी भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जाता है, अगर उसके पॉइंट पी एक्स वाई जेड है तो r जो होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होगा, ये पोजीशन वेक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ये हमने बताया था, दिस एक्स स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ये तो हुआ 3 डायमेंशनल के लिए। अगर सपोज दैट पी हमारा 1 2 3 हो तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी से आर जो बनेगा, यानी जो हमारा बनेगा ओपी इज 1 एक्स का वर्क कर रहा है, दिस आई जे यानी 2j प्लस 3k। क्या, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हम अगर हमें पॉइंट पता है और उसको हमें कंपोनेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k। यानी अगर जनरली एक्स वाई जेड की फॉर्म में कोई पॉइंट है तो क्या होगा हमारा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अगर हम ये एक्स वाई जेड के क्या है हमारे, एक्स वाई जेड क्या हमारे स्केलर कंपोनेंट, क्या है स्केलर कंपोनेंट। अगर पेपर में आता है कि इसके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वही हमारे स्केलर कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के। अच्छा, एक्स आई वाई जे और जेड के ये क्या हमारे वेक्टर कंपोनेंट, क्या है वेक्टर कंपोनेंट। तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई वेक्टर दे दिया कि इसका वेक्टर कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। तो इस तरीके से एक नंबर में पूछ सकता है, अगर इसके बारे में हमने पूरी बेसिक बता दिया कि वेक्टर कंपोनेंट किस तरीके से लिखा जाता है। तो याद रखना कि एक्स वाई जेड क्या होंगे स्केलर कंपोनेंट, जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और उनके साथ अगर हमने आई जे के लगाते हैं तो वही हमारे बन जाते हैं वेक्टर कंपोनेंट। और उन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, वेक्टर्स। तो इसका हम लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर जो था हमारा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब बात करते हैं सम ऑफ 2 वेक्टर। कैसे,
कि सपोज दैट हमने ले लिया कि a1i, ए वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे a1i, a2j, a3k, ये a1 along x एक्सिस, a2 along y एक्सिस, a3 along z एक्सिस। इसी तरह b वेक्टर हमने ले लिया b1i, b2j, b3k। तो जब हम इसका सम करेंगे a प्लस b, तो i वाला कंपोनेंट i के साथ दिस a1 प्लस b1, j वाला j कंपोनेंट के साथ a2 प्लस b2 या a2 प्लस b2 j एंड c1 प्लस c2 k। अगर c भी होता c1 c2 c3 तो i वाले ही ऐड होंगे, j कंपोनेंट वाले ही होंगे, k वाले ही ऐड होंगे। दूसरा, अगर हम माइनस करें तो माइनस भी ऐसी होगा, डिफरेंस जो होगा वो कंपोनेंट्स का होगा, i वाले कंपोनेंट्स का ही डिफरेंस होगा, a2 माइनस के b2 j एंड c1 माइनस c2 k। ये तो हुआ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब बात करते हैं, ये तो हुआ डिफरेंस। अब बात करते हैं अगर सपोज दैट ए वेक्टर हो जाए बी वेक्टर के, ए वेक्टर हो जाए बी वेक्टर के, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनके दोनों, उनके x y z एंड दो x y z के अलोंग जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो वो हमारा वेक्टर क्या होंगे, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। तो अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। अभी हमने लिखा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए वेक्टर, यानी कोई हमारा वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जैसे ए हमने कोई ले लिया, ए इज a1i, a2j एंड a3k। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है ए कैप दिस ए अपॉन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब कोई वेक्टर हमें गिवन है, उसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। दिस ए कैप इज a1i, a2j, a3k। तो देखिए जो बनेगा वो आएगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। सपोज दैट हमने ले लिया कि बी वेक्टर हमारे पास i प्लस जे प्लस के, तो हमें बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या होगा, बी कैप होगा, बी वेक्टर को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगाते हैं ऊपर, तो i प्लस जे प्लस के और डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, बी कैप इज इक्वल टू 1/√3 दिस i प्लस जे प्लस के कैप। तो ये हमें बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अगर हम इसी के ही डायरेक्शन कोजाइन हमने बताए थे, डायरेक्शन कोजाइन क्या थे, कोज अल्फा इज एक्स अपॉन आर, कोज बीटा इज वाई अपॉन आर, कोज गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ये हमारे डायरेक्शन कोजाइन थे। तो अगर हम इन्हीं के, और क्या आए थे हमारे डायरेक्शन कोजाइन, कोज अल्फा आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोज बीटा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोस गामा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर है और इसमें हमें क्या फाइंड करना, डायरेक्शन कोजाइन यानी डीसीज।
अगर हमें डीसीज फाइंड करने हैं एल एम एन, तो एल क्या होगा, डायरेक्टली देखिए एक वेक्टर के बिना उस वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोजाइन। अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया तो हम डायरेक्शन कोजाइन कैसे फाइंड कर लेंगे, दिस ए वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और साथ में ए थ्री स्क्वायर, एम इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, और n इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और साथ में ए थ्री स्क्वायर। जैसे सपोज दैट अगर हम b के डीसीज फाइंड करें तो डीसीज क्या होंगे इसके, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। कैसे भाई, 1/√3, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट इज 1, तो इसका क्या जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। i j k के कोफिशिएंट के साथ ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे, इस तरीके से हम डायरेक्शन कोजाइन भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सपोज दैट ए वेक्टर है, ठीक है, तो दो वेक्टर कोलिनियर कब हो सकते हैं, या तो वो एक ही लाइन में हो या पैरेलल हो। सपोज दैट पैरेलल की कंडीशन या तो इस फॉर्म में हो सकती है, जो हमारा सी वेक्टर, और एक ही कंडीशन हो सकती है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में, बी वेक्टर। यानी कोई भी हमारे वेक्टर कोलिनियर कब हो सकते हैं, दो ही कंडीशन है, या तो वो पैरेलल होंगे या फिर सेम लाइन में होंगे। अब कंडीशन देखिए, अब ये ए वेक्टर है, अब सपोज दैट ए वेक्टर डायरेक्शन दोनों की सेम है, बट मैग्नीट्यूड का इफेक्ट है, क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये ए वेक्टर ये सी वेक्टर, लेंथ दोनों की चेंज हो रही है, इसकी लेंथ चेंज हो रही है बट डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, ए इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लैम्डा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, कुछ भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी आएगा, ऐसे लिखेंगे, वो मैंने गलत लिख दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और पैरेलल है, जब डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल ही होगा बट मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी। अगर देखा जाए ए माइनस बी, यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं लैम्डा टाइम्स माइनस के लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज रियल नंबर, लैम्डा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, जब रियल है तो एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे मिल सकते हैं कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, अभी कंक्लूजन पे जाना है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी कोलिनियर, देन क्या कंडीशन रहेगी, ए वेक्टर प्लस माइनस के लैम्डा बी। जैसे हमने लिखा कि भाई ए वेक्टर आई 3j और साथ में 4 की, और बी वेक्टर है हमने क्या लिखा 2i 6j और साथ में 8 की। तो अगर देखा जाए तो क्या ये कोलिनियर है, बिल्कुल है। देखिए तो बी देखा जाए तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, b इज इक्वल टू 2 निकाले कॉमन तो आ जाएगा तो हमारा i माइनस 3j और माइनस 4k, तो क्या है b ट्वाइस ऑफ a, लैम्डा का वर्क क्या कर रहा है 2, बस ऑर्डर चेंज हो गया कि a b का वर्क कर रहा है, b a का वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ b a एंड b वेक्टर्स आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। ये कंफ्यूज मत होना कि b इधर आ जाए a इधर आ जाए,
बस ये रिलेशन होना चाहिए लैम्डा बी लैम्डा ई वाली कंडीशन। तो इसके इन वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। देखिए वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स, सपोज दैट P इज here एंड Q। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 हो और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो। तो अगर हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है तो PQ वेक्टर जो होगा हमारा x2 माइनस के x1 I, जो माइनस करेंगे Q के जो पॉइंट हैं वो एक्शन में से माइनस करेंगे, Q के पॉइंटों को P में से माइनस करना है। तो क्या आएगा y2 माइनस के y3, y2 माइनस के y1 j, z2 माइनस के z1 k। अगर सपोज दैट हमारा हमें QP करना हो, QP वेक्टर करना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए Q हमारा यहाँ हो जाए और P वहीं यहाँ हो जाए, दिस x1 x2 y2 z2 और ये हमारा x1 y1 z1। तो इन दैट केस अब क्या हमें क्या डायरेक्शन चेंज होगी है, तो डायरेक्शन चेंज होगी है तो क्या हो जाएगा, इस बार क्या होगा x1 माइनस x2 j, y1 माइनस y2 k एंड z1 माइनस के z2 k। कैसे कि जैसे हमने डायरेक्शन, अब जैसे हमें PQ जाना है तो Q में से P वाला माइनस करेंगे, अगर हमें QP फाइंड करना है तो P में से Q वाला। तो जो हमें जिस तरफ जाना है तो उसमें से हमें QP फाइंड करना है तो P में से Q माइनस करेंगे, PQ करना है तो Q में से P वाला माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम वेक्टर को, अगर हम देखा जाए थोड़ा सा इस फॉर्म में, तो ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए, दिस A और ये हमारा x z और ये हमारा y। हमने दो पॉइंट ले लिए, एक P एक Q, ठीक है, और हमें PQ फाइंड करना है, ठीक है, दोनों के ये वेक्टर है, ये हमें PQ फाइंड करना है, PQ इस फॉर्म में PQ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है PQ फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए OP किसके इक्वल होगा, P के कोऑर्डिनेट अगर हम x1 y1 z1 ले तो क्या आएगा x1 I y1 j z1 k, और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। इसको हम तुमने ऐसे दिखाया, हम उसको एक्सेस में दिखा रहे हैं, दिस OQ इज x2 I y2 j और z2 k। तो देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, ट्रायंगल लॉ अभी हमने पढ़ा था कि अगर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent sides of a triangle, then the resultant vector is represented by the third sides। तो देखिए OQ किसके इक्वल होगा, OQ होगा हमारा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए क्या आ जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा जाए तो दिस OP एंड PQ। तो PQ किसके इक्वल बनेगा, PQ बनेगा हमारा OP माइनस के OQ। तो OP तो OQ जो हमारा PQ बनेगा वो बनेगा हमारा OQ माइनस के OP, ठीक। तो देखिए यही तो हमारा PQ जो हम फाइंड करें, तो PQ क्या आएगा निकलेगा, OQ क्या आएगा, देखिए OQ माइनस OP तो क्या आ जाएगा x2 माइनस के x1 I y2 माइनस के y1 j एंड z2 माइनस के z1 k। अगर सपोज दैट हमें QP फाइंड करना होता तो क्या रहता, ये हमारा, अगर हमें QP फाइंड करना होता क्या करेंगे, वो हो जाएगा OP माइनस के OQ। अगर हमें QP फाइंड करना है तो वो जाएगा हमारा OP माइनस के OQ। तो ये तो था हमारा 3D में, ये हमने दिखाया 2D में कि इस तरीके से हमें वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। अभी हमारा रह गया है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आप हमने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज। आज हम यहीं तक करेंगे। एट अ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।